चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अभी अपन लोग क्या करने वाले हैं? कुछ रिविजन्स करने वाले हैं और कुछ बेसिक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, है ना? माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए हम लोगों ने चैप्टर तो स्टार्ट कर दिया कि नहीं कर दिया है ना? वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर। अब हम लोग अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किन किन चीज़ों से डील नहीं करता है, याद है? किन किन चीज़ों से डील नहीं करता है। तो किन किन चीजों से डील नहीं करता है वो मैंने क्या क्या पढ़ाया था आप लोगों को? सर, इट डज नॉट डील विथ लार्ज वेरिएबल्स, इट डज नॉट डील विथ नेशनल प्रॉब्लम्स, इट डज नॉट डील विथ macro economic situations, like it does not deal with total demand of the country, it does not deal with total supply of the country, it does not deal with total output and investment of the country। बराबर है कि नहीं बराबर है? An individual has no impact what fiscal policy and monetary policy has। मतलब हम ऐसा मान के चलते हैं कि when an individual consume anything or produce anything, it does not have impact of fiscal, that is budgetary and taxation policy, and the monetary policy that was introduced and that is introduced by Reserve Bank of India, है ना? An individual, है ना, microeconomics does not care about national problems, the poverty, the inequalities, the unemployment, है ना, the balance of payment, there export import, बहुत सारी इशू, इनको कोई लेना देना नहीं है माइक्रो इकोनॉमिक को इन चीजों से। बराबर है? तो हम लोगों ने ये पढ़ने की कोशिश की थी कल, मेरे ख्याल से सब लोगों को याद होगा, बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब ये बेसिक चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किन चीजों में डील करता है। मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली डील विथ प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट, एंड हाउ दे डिटरमाइन द प्राइस डिपेंड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको डील करता है? फ्री मार्केट इकोनॉमी, है ना, मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल, तो फ्री मार्केट इकोनॉमी पे डील करता है वो। बराबर है कि नहीं बराबर है यहाँ पर सबको? फिर अपन लोगों ने क्या पढ़े थे? कि माइक्रो इकोनॉमिक डील, फिर अपन लोगों ने पढ़े थे माइक्रो इकोनॉमिक डील विथ इंडिविजुअल एंड देयर सब्जेक्ट मैटर। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? इंडिविजुअल and their subject matter. And what are the subject matter? Microeconomic deal with how an individual use the resources to get maximum satisfaction, and how an individual should use the resources by proper allocating it। वही लगाओ जहां तुमको सेटिस्फेक्शन मिले। प्रोड्यूसर को वही बनाना है जो कंज्यूमर को चाहिए, कंज्यूमर को वही खरीदना है जो उससे सेटिस्फेक्शन दे। बराबर है कि नहीं बराबर है? सो माइक्रो इकोनॉमिक बेसिकली डील विथ प्राइस थ्योरी। पहले हम किसका प्राइस डिसाइड करते हैं? पहले हम डिसाइड करते हैं कंज्यूमर को क्या चाहिए, फिर हम अरेंज करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, रिवीजन ले रहा हूं तीसरी बार। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना? बराबर है कि नहीं बराबर है? वन सेकेंड, किसी का फोन आ गया ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, तो फिर अपन कहाँ थे? अपन थे कि अपन क्या पढ़ते हैं? प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं अपन, और स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड हाउ इंडिविजुअल्स रिएक्ट, हाउ दे शुड एलोकेट रिसोर्सेज, उनको अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है। तो देखो, अब ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीजें अपनी पढ़ी हुई हैं। अब देखो क्या होता है, जब अपन कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसके बेसिक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बेसिक्स कवर करा दिए थे, ठीक है? जब आपके पास में अगर पैसा है और आपको अगर अपने डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन लेने हैं, तो मैंने क्या पढ़ाया था? अदर फैक्टर्स क्या रिएक्ट कर रहे हैं, स्पेशली द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, इट डजंट अफेक्ट यू। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ दो ही चीजें हैं, आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे या खर्च करेंगे, ठीक है, और उस पर जो मिलेगा आपको सेटिस्फेक्शन। तो मैं आपको एक बार नहीं कई बार बढ़ा चुका हूं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, कितना मैं पे कर रहा हूं और कितना मुझे मिल रहा है। ये दोनों जब मिल जाएंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। वही हमारे लिए क्या होता है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो फीचर्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। मेरे को लगता है कितना आसान हो गया देखो पढ़ना। हम लोगों ने बेसिक्स के लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़े थे। क्या पढ़े थे? इंडिविजुअल की स्टडी है कि हाउ एन इंडिविजुअल रिएक्ट टू द डिफरेंट इकोनॉमिक सिचुएशन, है ना? सो कौन कौन से इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं? इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल फर्म एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, है ना? प्राइस ऑफ फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है? हाउस होल्ड, इंडिविजुअल कंज्यूमर भी आ गया इसमें, ओके? हम माइक्रो इकोनॉमिक में और क्या पढ़ते हैं? प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ते कि नहीं पढ़ते? प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट? फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट, लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड गुड्स एंड सर्विसेज, एंड हाउ इट इज डिटरमाइन। कैसे डिटरमाइन करते हैं हम लोग? अंडर फ्री मार्केट इकोनॉमी, डिमांड एंड सप्लाई। थोड़ा इसको आंसर को बढ़ाने के लिए
Microeconomic deal with determination of prices of goods and services as well as factor of production, that is land, that is labor, that is capital, है ना. इन टर्म्स ऑफ क्या क्या देते हैं हम लोग इन पे प्राइस डिटर्मिनेशन में, रेंट, वेजेस एंड इंटरेस्ट. एंड द प्राइस डिटर्मिनेशन इज डिपेंड अपॉन, क्या पे डिपेंड है जल्दी बोलो, आखिरी में जब लाइन बनाएंगे, डिपेंड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई. क्योंकि हम लोग काय में डील कर रहे हैं यहाँ पर, फ्री मार्केट इकोनॉमी. काय में डील कर रहे हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी. क्लियर यहाँ पर. अब ये मैंने आप लोगों को एक बीच में वीडियो में पढ़ाया था कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ते हैं. अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, व्हाट आर द पार्ट्स? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड मार्केट एंड फर्म एंड इंडस्ट्री. वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी द होल इकोनॉमिक सिस्टम. और उस पार्ट का हम कौन सा बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, जल्दी मुझे बताओ. इक्विलिब्रियम बिहेवियर. व्हाट आर द इक्विलिब्रियम बिहेवियर? क्या पढ़ा था मैंने? जब दो वेरिएबल एक पॉइंट पर मीट करें और अदर फैक्टर्स को क्या अज्यूम करेंगे हम, कांस्टेंट. और वो दो वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. ये किसने डिसाइड किया? सर ये ऑब्जर्वेशन से पता चला. कैसे ऑब्जर्व किया था हम लोगों ने? सर अगेन एंड अगेन प्रिंसिपल्स के थ्रू. और वो ऑब्जर्वेशन को हम लोगों ने नाम क्या दे दिए, जल्दी बताइए? लॉ. बराबर है. तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स. और ये दो फैक्टर्स क्या होंगे? एक दूसरे पे सबसे ज्यादा डिपेंड होंगे. और दो ही क्यों लेते हैं? क्योंकि सर एक्सिस भी दो ही है, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ज्यादा फैक्टर्स को नहीं ले सकते, है ना. पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी. लिख लेंगे यहां पर आप लोग, मैंने लिखाया भी था, बट फिर अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी. व्हाट आर द पार्ट्स? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन. यहां तक क्लियर है. बट हम जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पढ़ते हैं तब हमने क्या पढ़े थे? हम अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मानते हैं. अदर फैक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करते. तो क्या लिखा है कि पूरी इकोनॉमी से हम इंडिविजुअल पार्ट को अलग करते हैं. करते कि नहीं करते? डायग्राम याद होगा आप लोगों को, मैं उम्मीद कर रहा हूं. कहां गया वो डायग्राम? ये कि हमने पार्ट ऑफ इकोनॉमी से इंडिविजुअल्स को अलग किया, आइसोलेट किया, है ना, एक सेल की तरह, है ना. और अब उसकी डिटेल में क्या करेंगे? स्टडी. डिटेल में क्या करेंगे? स्टडी. पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? कितने लोगों को याद है? ये याद होगा कि मिलियंस ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर है, तो उनको अलग किया और उनकी हम इक्विलिब्रियम पोजीशन को एनालाइज करेंगे. And other factors remaining constant. Other factors remaining constant. पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो यार? भूलना नहीं है. क्या लिखा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल को पूरी इकोनॉमिक सिस्टम से आइसोलेट करता है, अलग करता है ना, फ्रॉम अदर फोर्सेस. अदर फोर्सेस का मतलब होता है, यहां पर लिख लेंगे आप लोग, अदर फैक्टर्स, स्पेशली अदर माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड अदर इंडिविजुअल्स. क्योंकि हम लोग तो एक एक इंडिविजुअल को डिटेल में स्टडी करेंगे ना. एंड क्या स्टडी करता है वो? इट्स इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली. क्योंकि हर इंडिविजुअल का इक्विलिब्रियम पोजीशन डिफरेंट होगा. इंडिपेंडेंटली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. उसमें एक लाइन और ऐड कर लीजिए आप, लिखिए एक लाइन और. एंड एट द सेम टाइम इट नेग्लेक्ट the interdependence of other variables. पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? किस किस को याद है कि दूसरे वेरिएबल्स जो होते हैं, जैसे प्राइस और सेटिस्फेक्शन, तो प्राइस और सेटिस्फेक्शन के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है कि जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करेगा? सर है ना, टेस्ट है, हैबिट है, फैशन है. तो व्हाट वी अज्यूम? फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो भाई? भूलना नहीं है कुछ भी. भूले मतलब खेल खत्म हो गया तुम्हारा. ठीक है. और नेचुरल फैक्टर्स को और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को तो वैसे ही हम लोग स्टडी नहीं करते. तो क्या लिखा आपने? इट एट द सेम टाइम इट आल्सो नेग्लेक्ट द इंटरडिपेंडेंस ऑफ अदर वेरिएबल्स एंड नेशनल प्रॉब्लम्स. व्हाट आर द नेशनल प्रॉब्लम्स? इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना. माइक्रो इकोनॉमिक्स इन चीजों को एट द सेम टाइम नेग्लेक्ट करता है. और काय पे बेस्ड होता है वो? काय पे बेस्ड होता है बोलो? अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. तो वहां लिखना एक और लाइन, इट इज बेस्ड ऑन एन assumption that other factors remaining constant, है ना, that other factors remaining constant. बराबर है कि नहीं बराबर है ना. ये दो लाइनें आप लोगों को आनी चाहिए कि इट इज, क्या लिखेंगे? एट द सेम टाइम, वो आगे जस्ट आगे चल, इट नेग्लेक्ट डिपेंडेंस ऑफ
अदर इकोनॉमिक वेरिएबल टेस्ट हैबिट फैशन, बराबर है, एंड बेस्ड ऑन द assumption that other factors remaining constant. ये मैंने और आपने अलग से तो नहीं बनाए, ये तो हम पढ़ चुके थे. Why we take only two factors? Because of the mathematical limitations of graph. We are only two variables. और अगर हम दो वेरिएबल नहीं लेंगे, दो से ज्यादा लेंगे, तो हम कभी भी एक सिंगल अप्रोच पर, सिंगल व्यू पर नहीं आ पाएंगे, बिकॉज ऑफ मैथमेटिकल लिमिटेशन. ये आंसर में नहीं लिखना है, बट ये समझने के लिए जरूरी, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि नहीं पढ़ा चुका हूं. ठीक है. तो पार्शियल मतलब अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एंड देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना. ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो अपने को आना चाहिए बोलने के लिए. नेक्स्ट क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत सारे अजम्पशंस पे बेस्ड है. क्यों बेस्ड है अजम्पशंस पे? क्योंकि सर अगर हम लोग चीजों को अज्यूम नहीं करेंगे तो हम सिंगल व्यू पे कैसे आएंगे. जैसे हमने अज्यूम कर लिया कि टेस्ट हैबिट फैशन रिमेनिंग कांस्टेंट, इनकम रिमेनिंग कांस्टेंट. इफ इनकम इंक्रीज, इफ वी डोंट अज्यूम इनकम रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर इनकम बढ़ रही होगी तो फिर तो मैं हर चीज खरीदने की कोशिश करूंगा ज्यादा दाम पर भी, तो फिर मैं रैशनल कहां से कहलाया. अगर इनकम कम हो रही होगी तो हो सकता है मैं सेटिस्फेक्शन तक जाऊं ही ना. तो इनकम, टेस्ट, हैबिट, फैशन, इन सबको हम कांस्टेंट अज्यूम करेंगे. अब 3 पराठे वाला एग्जांपल था, अगर दूसरा पराठा टेस्टी नहीं होता तो मैं दूसरा खाता ही नहीं, तो फिर हम लॉ कैसे प्रूफ करते? बराबर है ना. अब बहुत सारे अजम्पशंस पे बेस्ड होता है कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो क्या लिखा है इसमें? फंडामेंटल अजम्पशंस क्या है? अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बिकॉज वी ओनली टेक 2 वेरिएबल्स एट द टाइम. तो अदर फैक्टर्स को लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं? सेट्रस पैरेबस. इसका मतलब क्या है? अदर्स थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. मतलब वर्ड को याद करना है, उसकी मीनिंग लिख दी है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट इन एवरी केस, चाहे कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो. और क्या अज्यूम करके चलते हैं हम लोग पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में? कि सच एज परफेक्ट मार्केट, ये सब एग्जिस्ट करता है. व्हाट इज परफेक्ट मार्केट? जहां पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर, जैसे बर्डी, चांदनी चौक. फिश मार्केट, जहां लार्ज नंबर ऑफ सेलर एक ही प्रकार का गुड्स बेच रहे एक ही प्राइस पर, ये होता है परफेक्ट मार्केट. और परफेक्ट मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए तो असम्पशन है ना. क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट करो. परफेक्ट मार्केट वो मार्केट है जहां पर बहुत सारे सेलर, अज्यूम करो ना फिश मार्केट को, बर्डी के कपड़ा मार्केट को, चांदनी चौक दिल्ली, जहां पर एक ही चीज बेची जा रही है. जैसे सैंडल है तो सैंडल, जूते हैं तो जूते, टी शर्ट है तो टी शर्ट, और सबका प्राइस भी क्या है? सेम. क्यों? क्योंकि एक ही जगह से लाया गया, एक ही जगह पर बैठा गया है ना. अब जैसे आप फिश मार्केट का एग्जांपल ले लेते हैं, तो एक ही नदी से लाके एक ही जगह पर सबने दुकान लगा ली मछली बेचने की, सबका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी सेम, मछली भी यूनिफॉर्म क्योंकि एक ही नदी की है. आप लॉजिक समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? और प्राइस भी सेम रहेगा, क्योंकि जब एक ही प्रकार की फिश है तो ज्यादा प्राइस वाला लेगा कौन? दिस इज द परफेक्ट मार्केट. तो हम अज्यूम करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जब भी स्टडी करेंगे तो कौन सा मार्केट स्टडी करेंगे? परफेक्ट मार्केट. फिर लेजर फेयर का मतलब क्या होता है? मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल. पढ़े थे पन्ने कि माइक्रो इकोनॉमिक डील विद प्राइस डिटर्मिनेशन. और प्राइस डिटर्मिनेशन कैसा होगा यहाँ पर? डिमांड एंड सप्लाई. और डिमांड एंड सप्लाई पे क्यों बेस्ड होगा? बिकॉज हम अज्यूम करेंगे कि देयर इज नो गवर्नमेंट कंट्रोल. प्योर कैपिटलिज्म. व्हाट इज प्योर कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म इकोनॉमी पढ़ाया था ना मैंने, जहां पर हर इंडिविजुअल डिसीजन अपने हिसाब से लेगा, चाहे कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर, आप वही बनाओगे जो लोगों को चाहिए. तो प्योर कैपिटलिज्म एग्जिस्ट करता नहीं है, इसलिए तो अजम्पशन है. कैपिटलिज्म एग्जिस्ट कर सकता है बट प्योर कैपिटलिज्म नहीं, बट एग्जिस्ट, बट अजम्पशन है. और हमको ये सब क्यों अज्यूम करना है? जल्दी बोलो. क्योंकि हमको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचाना है इंडिविजुअल. तो अगर ये सब चीजें हम अज्यूम नहीं करेंगे, जैसे अगर आप लेजर फेयर को हटा दो, अब चाइना में चले जाओ, अब चाइना में गवर्नमेंट बोलती है हम डिसाइड करेंगे क्या पहनना है, क्या उड़ना है, क्या खाना पीना है, जा पाओगे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तक? चाइना में गवर्नमेंट बोलेगी अब वही बनाओगे तो जो हम बोलेंगे. एक्चुअली चाइना में ऐसे ही होता है. तो क्या प्रोड्यूसर वो बना पाएगा जो उसको बनाने का दिल है? क्या वो प्रॉफिट कमा पाएगा? एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मैं. हो सकता है उसका बनाने का दिल कुछ और गवर्नमेंट कुछ और चाह रही है. तो इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या है ऐसे मार्केट में, ऐसी स्टडी में? जीरो, है ना. और यहाँ पर हर कोई अपने डिसीजन अपने हिसाब से ले रहा है. दैट इज प्योर कैपिटलिज्म. इट्स ऑल अबाउट कैपिटल. इट्स ऑल अबाउट प्रोड्यूस द थिंग्स व्हिच आर मोर डिजायर्ड बाय द सोसाइटी. फुल एम्प्लॉयमेंट. आपको मतलब पता है इसका फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस.
मतलब ऐसा मान के चलेंगे हम कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर कोई प्रोड्यूसर प्रॉफिट कमा रहा है तो उसने अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन किया है। मतलब देयर इज नो अंडर यूटिलाइजेशन, देयर इज नो ओवर यूटिलाइजेशन। व्हाट इज अंडर? के रिसोर्सेज थे बट यूज नहीं कर पाया, और व्हाट इज ओवर? रिसोर्सेज थे और मैंने उनको पूरा का पूरा चूज डाला कि भैया अब तो तुमको फाड़ डालूंगा मैं। तो दोनों कंडीशन अच्छी नहीं है ना। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को आपने फुल्ली यूज कर लिया, जितना फायदा ले सकते थे ले लिया। कंज्यूमर के पास 100 रुपए थे तो उसने 100 रुपए का फुल यूटिलाइजेशन किया अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए, ना उसे ज्यादा की जरूरत पड़ी ना उसने कम खर्च अंडर यूटिलाइज किया। दैट इज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ, लिख लेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये सब, और आपको पता फुल यूटिलाइजेशन हो नहीं सकता, ये सब हाइपोथेटिकल है ना, वेस्टेज हो गई, ओवर यूटिलाइजेशन हो गई। क्या चाहता है कोई भी आदमी, अगर उसके पास 3 लेबर है और वो 3 लेबर से रोज 300 रुपए कमा रहा है तो 400 रुपए कमाने के लिए 4 लेबर रख लेगा, 500 रुपए के लिए 5 रख लेना, वो चाहेगा 3 लेबर से 400 रुपए कमाओ। वो तो यही चाहेगा ना कि मिनिमम रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो। आप समझ रहे हो? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्लियर हुआ आपको कि रिसोर्सेज में ना कोई वेस्टेज हो रहा है ना ओवर यूटिलाइजेशन। असम्पशन ही तो है। अभी तो लॉकडाउन हुआ, आपके रिसोर्सेज धरे के धरे रह गए, आपके लेबर बर्बाद हो गए, आपकी दुकान बंद हो गई, आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस लग गए, तो जो आपकी दुकानें थी वो खाली पड़ी है ना, बंद पड़ी है। तो आप रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर पा रहे थे क्या फुल में? नहीं, ना अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा था ना ओवर हो रहा था। तो क्या वो आइडियल पोजीशन थी? बिल्कुल नहीं थी आइडियल पोजीशन। बराबर है। तो ये चीजें अज्यूम करनी, क्या क्या अज्यूम करना है वो रिपीट करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम करता है कि व्हेन एन इंडिविजुअल रिएक्ट रिगार्डिंग 2 फैक्टर्स, तो वो अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मानेगा टू रीच इक्विलिब्रियम पोजीशन। व्हाट आर द अदर फैक्टर्स दैट रिमेन कांस्टेंट? कौन से मार्केट में खड़ा है इंडिविजुअल? चलो अज्यूम करते हैं सर इंडिविजुअल ऐसे मार्केट में खड़ा है जहां 2 ही फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, अदर फैक्टर्स को क्या मान लिया? कांस्टेंट। क्योंकि अगर नहीं मानेगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अदर फैक्टर्स का इंपैक्ट पड़ेगा। मैंने इनकम का एग्जांपल दिया आपको, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी भी आ जाती है, टैक्सेशन पॉलिसी हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई। फिर हमने माने परफेक्ट मार्केट, मतलब ये जो इंडिविजुअल रिएक्ट कर रहा है ये कौन से मार्केट में कर रहा है? परफेक्ट मार्केट में। परफेक्ट मार्केट क्या होता है? नाम से क्लियर हो रहा है, देयर इज नथिंग परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। ऐसा मार्केट जहां पर बहुत सारे सेलर एक ही प्रकार का गुड्स एक ही प्राइस पर बेच रहे हैं। ओके, ये होता है परफेक्ट मार्केट। और वहां पर प्राइस कैसे डिसाइड हो रहा है? डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल तो है नहीं। वहां लिख दिया लेजर-फेयर, लेस इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, लिख लेना। लेजस मतलब लेस और फेयर मतलब फेयर, इंटरफेयर ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि अगर गवर्नमेंट का इंटरफेयर होगा तो फिर आप वही बना पाओगे क्या जो आपको चाहिए? नहीं, है ना। जैसे इंडिया में अगर गवर्नमेंट ने बोली चलो भैया सब मास्क बनाओ, सैनिटाइजर बनाओ और मेडिसिन बनाओ और वैक्सीन बनाओ, तो ऐसा सही है क्या? नहीं हो सकता। बहुत सारे प्रोड्यूसर को उससे प्रॉफिट ना हो। व्हाट इज प्योर कैपिटलिज्म? वही बनाओ जो लोगों को चाहिए, जिससे आपको क्या मिले? मैक्सिमम प्रॉफिट। और पूरे डिसीजन आप ही ले रहे हो, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, पूरा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इट्स ऑल अबाउट मनी एंड रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, ना अंडर यूटिलाइज्ड हो रहे हैं ना ओवर यूटिलाइज्ड हो रहे हैं। तो ये सब असम्पशंस ही तो है ना। कोई भी चीज परफेक्ट कैसे हो सकती है? मगर क्योंकि हमें परफेक्ट बनाना है इसलिए हमने क्या मान लिया? अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम क्यों अज्यूम कर रहे हैं, व्हाई वी अज्यूम, वी हैव टू अज्यूम द थिंग्स। देखिए किसी भी चीज को आइडियल बनाने के लिए, है ना, हमें बहुत सारी चीजों को अज्यूम करना पड़ेगा। ये एक अप्रोच है ना, ये एक स्टडी है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, एक थियरी है ना। एक इंडिविजुअल जब रिएक्ट करता है, जब मैं मार्केट जाता हूं और मार्केट में पैसे देके मूवी देखता हूं, है ना, मॉल जाके मल्टीप्लेक्स जाके मूवी देखता हूं, तो वहां माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल रहा है व्हेन तौसिफ परचेज द टिकट ऑफ मूवीज, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बाजू में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, उसने पैसे दिया, मूवी टिकट खरीदा, एंजॉय किया। अब ये क्या बोल रहा है मालूम क्या? अगर मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाना है, मैंने जितने पैसे दिया मुझे उतना ही मजा आया, मजा आ गया। मतलब ना मुझे पैसे बर्बाद हुए ना मुझे ऐसा लगा मुझे ज्यादा दे देने थे, अगर मुझे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाना है। समझ में आ रहे? फिर ये भी मानना पड़ेगा मूवी अच्छी थी, आप समझ रहे हैं? वो यही मानना पड़ेगा कि स्नैक्स अच्छे थे जो मैं बैठ के खा रहा था, वहां का एसी अच्छा था, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। आइडियल पोजीशन पे जाना है ना, बराबर है? ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को? सो व्हाई वी अज्यूम, देखो लिखा भी है, दीज अजम्पशंस मेक द एनालिसिस सिंपल। एक लाइन और ऐड कर लेना, दीज अजम्पशंस डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। दीज अजम्पशंस, ये कहां है? लेजर-फेयर पॉलिसी कहां है? तो गवर्नमेंट का कंट्रोल हर जगह है ना। अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मानना है क्या है? एक अजम्पशन है, ऐसा होता थोड़ी ना है। हम जब कोई चीज खरीदने जाते हैं तो इनकम पे ध्यान रहता है, टेस्ट पे ध्यान रहता है,
बराबर है। प्योर कैपिटलिज्म अब एग्जिस्ट नहीं करता, गवर्नमेंट घुस चुकी है। प्योर कैपिटलिज्म में क्या होता है, इनइक्वालिटीज आती है, अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट भी एक अनरियलिस्टिक असम्पशन है, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे या ओवर यूटिलाइज होंगे, हम चाहते हैं ऐसा हो। क्या लिखे अपन ने, दीज असम्पशंस डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, दीज असम्पशंस डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, बट इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, मदद कर रहे हैं ना आपको, मदद कर रहे हैं assumption, but it helps to understand the complex economic situation. These assumption does not exist in reality, but it helps to understand complex economic situation. And what is complex economic situation? Yes, the individual behavior is one of the complex. So हमने इसको सिंपल कैसे बनाया, चलो चलो दिक्कत नहीं है, दो वेरिएबल लो, अगर वो एक दूसरे पर डिपेंड है, खत्म खेल, ग्राफ के थ्रू बताओ, फिनिश, टेस्ट हैबिट फैशन, खत्म फिनिश, उनको कोई अदर फैक्टर्स को ज्यादा कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अदर फैक्टर्स का इंपैक्ट होने लगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचना मुश्किल ही नहीं है, मुमकिन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या था, ये तो मैं आपको पढ़ा चुका था, स्लाइसिंग मेथड, कि इकोनॉमिक सिस्टम से आप क्या करते हो, पढ़ाया था ना यार, कैसे भूल गए, कहा गया, ये था कि इतना बड़ा इकोनॉमिक सिस्टम है, उसमें मिलियन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर है, तो पहले हम क्या करेंगे, उसको याद है एक इंडिविजुअल को अलग करेंगे ना, आपने अलग किया उसको पूरे इकोनॉमिक सिस्टम से, तो अलग किया तो क्या किया आपने, स्लाइस किया उसको पूरे इकोनॉमिक सिस्टम से, आपने पूरे इंडिविजुअल इकोनॉमिक, पूरे होल इकोनॉमिक सिस्टम को डिवाइड किया छोटे छोटे पार्ट में, किया कि नहीं किया, और अब उस हर छोटे पार्ट को आप क्या में स्टडी कर रहे हो, डिटेल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और क्या है जानने की कोशिश कर रहे हो उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, और व्हाइल एज्यूमिंग अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसी को तो पता है स्लाइस मतलब क्या, तोड़ना, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को तोड़ो, हर इंडिविजुअल की स्टडी करो। असम्पशंस पे तो चलती है दुनिया, ये सब थियरी है ना रे, सालों पहले निकाली हुई थियरीज और रिसर्च है सब। क्या लिखा है पढ़ो, स्लाइसिंग मेथड, इट स्प्लिट और डिवाइड द होल इकोनॉमिक सिस्टम इनटू स्मॉल पार्ट्स, और हर यूनिट की स्टडी डिटेल में करते हो, व्हाट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, मार्केट, लिखा ना इसमें, जैसे हाउ इन इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मतलब द इनकम ऑफ कंट्री, और इंडिविजुअल इनकम मतलब द इनकम ऑफ इंडिविजुअल, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ टोटल डिमांड, है ना, हाउ इन इंडिविजुअल डिमांड। अब व्हेन यू टॉक अबाउट इंडिविजुअल डिमांड तो वी हैव टू अज्यूम अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड को अगर हम हर फैक्टर पे कंसीडर करेंगे, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, महंगाई, मंदी, पॉपुलेशन, तो फिर वो एक एग्जैक्ट अप्रोच और स्टडी हमें पता नहीं चलेगी। ठीक है, ओके, चलो ये इतने पॉइंट आपको कवर हो गए। आज नेक्स्ट अब पढ़ेंगे, कल या परसों, कल पढ़ेंगे बाकी के बच्चों को, क्योंकि डिटेलिंग भी पढ़नी पड़ेगी ना, जो जो लिखाया है एक्स्ट्रा पॉइंट वो लिख लेंगे, क्योंकि आंसर में आपको काम आएगा और समझने में भी काम आएगा। क्या क्या लिखाया है भूलना नहीं है, कहाँ गया, कहाँ लिखा है यार, अभी तो लिखा मैंने, अब पता नहीं, वो देख लेना तुम लोग। ठीक है, और बोलो कैसे, ये लिखने के बाद में फिर समझा देना मेरे को थोड़ा सा, समझ गया क्या, कुछ दिक्कत होगी तो यू कैन शेयर विथ मी, कुछ दिक्कत होगी तो आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। ओके, व्हाई वी अज्यूम अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बिकॉज ऑफ मैथमेटिकल लिमिटेशन, क्योंकि एक्सेस में दो ही वेरिएबल है और वो दोनों वेरिएबल क्या है, एक दूसरे पे सबसे ज्यादा डिपेंड है, और हमें कैसे पता चला कि वो दो ही वेरिएबल सबसे इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर प्रोड्यूसर के लिए, बोलो, ऑब्जर्वेशन अगेन एंड अगेन। हम पैसा देते हैं, पेट्रोल डीजल जलाते हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता पेट्रोल डीजल की प्राइसेस क्या चल रही है, हमें फर्क नहीं पड़ता हम कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता उसका इम्पैक्ट हमारी जेब पे क्या पड़ेगा, बस मुझे पेट्रोल डलाना है गाड़ी पे और घूमना है फिरना है, अपने बिजनेस के लिए जाना है, सिंपल। तो प्राइस एंड द पेट्रोल आर द टू इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स दैट गिव्स यू सेटिस्फेक्शन, और जलाते ही ना हम तो अदर फैक्टर्स को कहाँ कंसिडर कर रहे हैं, महंगा भी हो रहा है तो डलवा ही रहे हैं ना, इसलिए सरकार फिर इस चीजों को ऑब्जर्व करती है, फिर टैक्स पॉलिसी बनाती है और लगाती है फिर जम के टैक्स, इंडिविजुअल बिहेवियर को ऑब्जर्व करके अगेन एंड अगेन। ठीक है, so why we assume things constant to reach at a ideal conclusion, एक ऐसी अप्रोच पता चले जिससे हम इकोनॉमिक्स को समझ पाए, और जो हम जो समझ रहे हैं, और यही चीजें सरकार को भी मदद करती है और इंडिविजुअल को भी मदद करती है। ओके, तो ये 5 पॉइंट पढ़ने के बाद मुझे कोई डाउट आएगा तो आप पूछेंगे। ओके, कोई भी डाउट आएगा। सेक्टर्स पेरिबस मतलब क्या लिखा है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, लैटिन वर्ड है। लेजिस्लेचर मतलब मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल,
और फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ है कि एन इंडिविजुअल वेदर अ कंज्यूमर और अ प्रोड्यूसर यूज देयर रिसोर्सेज एट ऑप्टिमम, नो वेस्टेज। तो ये तो हाइपोथेटिकल हो गया ना, वेस्ट तो होंगे ना, ओवर यूटिलाइज हो रहे हैं। बट ऐसा होना चाहिए, हम तो चाहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम तो यही चाहेंगे, क्योंकि हमको कौन सी पोजीशन पे जाना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। एंड व्हाट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन? व्हेन यू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एज ए कंज्यूमर और एज ए प्रोड्यूसर। अरे ठीक है क्या, चलो ये खत्म हो गया। मुझे बताना समझ जाएगा तो मैसेज करेंगे या लाइक करेंगे, ओके।